नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 15 दिन देश की राजनीति के लिए बड़े निर्णायक दिन हैं, बड़े डिसाइसिव डेज हैं। और मेरा मतलब है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इन तारीखों पर गौर रखिएगा। और ख़ासकर 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, 11, 12, 13, 14 और 15। अब ये 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? 10 इसलिए नहीं क्योंकि 10 तारीख तक, 9 और 10 को G20 की बैठक है, जहां पर दुनिया भर के नेता, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हो, चाहे चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हो, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जहां का भी आप नाम लीजिए, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे। मोदी जी बिजी होंगे और मोदी जी वैसे भी चाहते नहीं कि 10 तारीख तक कुछ हो। 10 के बाद मोदी और अमित शाह, यूं कहें मोदी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और ये फैसला हो सकता है चुनाव को लेकर हो कि चुनाव पहले कराए जाएं या बाद में कराए जाएं। अब जाहिर तौर पर अगर मोदी 10 तारीख से पहले कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनके जो अलादीन हैं, संजय मिश्रा, ईडी चीफ, वो भी 10 से पहले कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 11 से 15, जी हाँ, 11 सितंबर से 15 सितंबर, और 15 सितंबर वैसे भी रिटायरमेंट डे है। 15 सितंबर को ईडी चीफ संजय मिश्रा की छुट्टी होने वाली है। तो 11 से 15 के बीच संजय मिश्रा सुपर एक्टिव मोड में रहेंगे और उनके निशाने पर 2 चीफ मिनिस्टर हैं और भी कई बड़े नेता हैं, खासकर हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। फैसला संजय मिश्रा को करना है, ईडी चीफ को करना है इन्हीं 4 दिनों में। और संजय मिश्रा मोदी को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए इस देश में किसी भी आदमी को जेल भेज सकते हैं। पूरे दुनिया के नेता जब तक दिल्ली में है तब तक ईडी कुछ नहीं करने जा रही, सीबीआई कुछ नहीं करनी चाह रही, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस बीच भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, या फिर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, या फिर केजरीवाल पे कोई नया मुकदमा कर दिया, तो हड़कंप मचेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, बवाल मचेगा, सड़कों पर जाम होगा और बेइज्जती होगी भारत की। आपका ये कहना है कि 11 तारीख तक शांति है और 11 से 15 ही खेल होगा, आपको लगता है? क्या मैंने बोला शांति मतलब ये स्लीपिंग वॉल्केनो है, अंदर ही अंदर धड़क रहा है और 11 तारीख के बाद एक विस्फोट होगा। स्लीपिंग वॉल्केनो, यस। दोस्तों, मैंने बात करी थी आने वाले 15 दिन, 1 सितंबर से 15 सितंबर। तो 1 सितंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है और इस तारीख में इंडिया अलायंस, भारत का समूचा विपक्ष बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है मुंबई में। टीम राहुल गांधी हरकत में होगी इसी तारीख को और हो सकता है एक ऐसा फैसला ले जो मोदी और शाह पर भारी पड़ जाए। अभी जो मुझे खबर मिल रही है, सबसे पहले ये जो तीसरी बैठक हो रही है, पटना, बेंगलोर और मुंबई। पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद बेंगलोर में इंडिया की बैठक हुई और अब ये बहुत डिसाइसिव इंपॉर्टेंट बैठक मुंबई में हो रही है। यहाँ पर हो सकता है राहुल गांधी और नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे सब मिलकर कमेटी बनाते हैं। जी हाँ, फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए। इसी के साथ साथ इसी बैठक में सीटों का जो बंटवारा है, केजरीवाल को कितनी सीट देनी है, कांग्रेस को कितनी सीट देनी है, ममता जी के साथ एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, या फिर उत्तर प्रदेश में क्या एडजस्टमेंट होगा अखिलेश यादव के साथ, ये सारा जो सीट एडजस्टमेंट है जिस पर दारोमदार टिका हुआ है विपक्ष का, ये भी डिसाइड होगा। इस पर भी बातचीत शुरू होगी। और सबसे बड़ी चीज़, मुंबई में ये भी फैसला हो जाएगा कि देश में रैलियां एक मंच पर मोदी को काउंटर करने के लिए इंडिया के सारे नेता किस तारीख से रैलियां शुरू करने जा रहे हैं, ये भी डिसाइड होने जा रहा है। तो दोस्तों, 15 दिन, 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर, और 3 फैसले, 2 फैसले मोदी के, संजय मिश्रा और मोदी जी के फैसले हैं 2, एक फैसला राहुल साहब का है। और ये जो राहुल गांधी का फैसला, यानी जो इंडिया का फैसला है, ये एक फैसला मोदी के 2 फैसलों पर भारी पड़ने जा रहा है। क्यों भारी पड़ने जा रहा है? इसकी सीधी सी गणित, वेरी सिंपल अरिथमेटिक, वेरी सिंपल अरिथमेटिक, बहुत सीधी सी गिनती है, गणित है। विपक्ष अगर एक हुआ
तो मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, अगर विपक्ष एक होता है तो उसका जो वोट शेयर है, उसका जो वोट की ताकत है, वो हिंदुस्तान में 63%, ये 2019 के आंकड़े बताते हैं, 63%, और मोदी के पास जो वोट है वो 37%, यानी 37% पर मोदी हैं, 63 पर राहुल और उनके साथी। और यही जो आंकड़ा है, यही जो अरिथमेटिक है, इसी से गुजरात लॉबी परेशान है। अब दोस्तों यही जो गणित है, जो अरिथमेटिक है, 63% वर्सेस 37%, 63% बनाम 37%, यही कहीं ना कहीं जो मोदी जी के चाणक्य हैं, उनको ये आंकड़ा सोने नहीं दे रहा अमित शाह को। और अमित शाह ने शायद इसीलिए बार बार संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया है, संजय मिश्रा को वक्त पे वक्त दिया है। और 15 सितंबर को अगर संजय मिश्रा रिटायर हो जाते हैं तो आप ताज्जुब मत करिएगा, संजय मिश्रा को किसी दूसरी कुर्सी पर अमित शाह और मोदी बैठा देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि संजय मिश्रा ही वो हथियार है, वो तलवार है जिससे इंडिया को काटा जा सकता है। जेल भेजो, फूट डालो, ये स्ट्रैटेजी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी चल नहीं रही, इस पर हम टाइगर से बात करेंगे। फिलहाल अमित शाह का जो फोकस है, मैं उस पर आपको कुछ बताने चाह रहा हूँ। अमित शाह का जो अब फोकस है, राइट नाउ प्रेजेंट फोकस, वो ये है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी, जो अपोजिशन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। जितने भी सर्वे आए हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी महाराष्ट्र जहाँ 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, वहाँ पर बीजेपी 48 में से 12-13 सीट पर सिमट रही है। ऐसे में अमित शाह चाहते हैं कि किसी सूरत से शरद पवार को अलग किया जाए, और उसी की तैयारी चल रही। तो एक, वो शरद पवार को बाहर लाना चाहते हैं। भतीजे को तो ले ही आए हैं, शरद पवार के तमाम साथियों को तो ले आए हैं, अब शरद पवार की बेटी पर और शरद पवार पर नजर है। कितना वो कामयाब होते हैं हमेशा ये वक्त बताएगा। शरद पवार, पॉइंट नंबर 2, अमित शाह जी का फोकस, चाणक्य का फोकस, ये तोड़ फोड़ वाला चाणक्य है। अरविंद केजरीवाल को भी वो इस गठबंधन से बाहर निकालना चाहते हैं। अब क्या बार्गेन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो बाहर इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में लड़ें, अरविंद केजरीवाल राजस्थान में लड़ें, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़े, जहां जहां मुमकिन हो आम आदमी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस की कटिंग करे। ये एक स्ट्रैटेजी है। अब अरविंद केजरीवाल मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत ज़िद्दी आदमी, बहुत ज़िद्दी नेता हैं, इस पर भी बात करेंगे हम, टाइगर से बात होगी इस पर। पॉइंट नंबर 3, अमित शाह का जो फोकस है, मायावती किसी भी सूरत में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी इंडिया अलायंस की बारात में शरीक ना हो, शामिल ना हो। और इसीलिए शायद इतना प्रेशर मायावती पे कि आज उन्होंने ये कह दिया कि साहब हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम ना एनडीए के साथ जा रहे हैं, हम ना इंडिया के साथ जा रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मायावती की एक स्ट्रैटेजी है, असली पत्ते मायावती के तब खुलेंगे जब मोदी जी चाहेंगे कि चुनाव हो। जब चुनाव की घोषणा होगी, मायावती का हाथी तभी निकलेगा मैदान में, और तब पता लगेगा कि किस बारात में, ये किस बारात के आगे हाथी चल रहा है, इंडिया के आगे चल रहा है, एनडीए के आगे चल रहा है, या अकेला चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, नीतीश कुमार। अब एक चीज़ तो है, मोदी जी और अमित शाह, जो गुजरात लॉबी है, एक चीज़ तो समझ गई है कि नीतीश कुमार को अब इंडिया अलायंस से बाहर नहीं निकाला जा सकता, कुछ भी कोशिश कर लें। लेकिन नीतीश कुमार को निष्क्रिय किया जा सकता है, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा सकता है, विश्वास को तोड़ा जा सकता है, उनको डिमोरलाइज किया जा सकता है। ये हो सकता है और इसी की कोशिश है। और इसीलिए नीतीश कुमार के जो साथी हैं, कुछ पैसे वाले भी हैं, उनके वित्त मंत्री, उनके रिश्तेदार वहाँ ईडी घेराबंदी कर रही है, लल्लन सिंह को टारगेट पर रखा हुआ है, उनकी घेराबंदी हो रही है। नीतीश कुमार का तो कुछ कर नहीं सकते। अब नीतीश कुमार से डर मोदी जी को ये लगता है कि अगर ये आदमी जो ओबीसी है, जो हिंदी हार्टलैंड का हीरो है, बेहतरीन भाषण देता है, उनसे बेहतर हिंदी है मोदी जी से, उस पर 3 आरोप जो मोदी जी घूम घूम के लाल किले से हर जगह लगा रहे हैं, परिवारवाद, ये आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लग सकता है। बेटा है नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार को पुत्र मोह नहीं है।
नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। नीतीश कुमार को उनके इतने बड़े लंबे कैरियर में आज तक थाने में नहीं बुलाया गया। मोदी जी कई बार थाने में बुलाए गए हैं, इंट्रोगेशन हुआ है। अमित शाह तड़ीपार जेल भी गए। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का, अपराध का रत्ती भर कलंक नहीं है। तो सामने आएंगे तो मोदी जी बोलेंगे क्या? और तीसरी सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार एक्सपीरियंस्ड नेता है। तो नीतीश को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि थोड़ा हाशिए पर रहें। अब ये डिसाइड राहुल गांधी को करना है, खड़गे साहब को करना है, ये डिसाइड जो है उद्धव ठाकरे को करना है, शरद पवार को करना है कि भाई नीतीश को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो नीतीश को कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहते हैं कि इसको किनारे रखो और फिर परिवारवाद से लड़ो, भ्रष्टाचार से लड़ो, तुष्टीकरण से लड़ो। ये सारे के सारे आरोप नीतीश फेल कर देते हैं। चौथा पॉइंट, नीतीश कुमार। तो दोस्तों, इन 15 दिनों में 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कई फैसले होने हैं और ये फैसले कुछ हद तक 2024 के जो चुनाव की तस्वीर है, जो फाइनल की तस्वीर है, उनको क्लियर करेंगे आपके सामने। टाइगर से तो हम बात करेंगे, हर मुद्दे पर, हर इश्यूज़ पे बात करेंगे। ये भी बताएंगे फैसले कि किसमें कितना दम है, यानी जीत के करीब क्या इंडिया है, जीत के करीब क्या एनडीए है, ये भी तय होगा 15-20 दिनों में। लेकिन एक बात मैं, इससे पहले कि हम टाइगर के पास चलें, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि भले ही मोदी जी हर हथियार अपने गोदाम से निकाल लें, हर हथियार चल दें, हर तीर चल दें और तीर भले निशाने पे भी लग जाए, अब कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि चुनाव एकदम करीब है। चंद महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद फाइनल है, चुनावी साल है। ऐसे में अगर आप किसी मुख्यमंत्री को, किसी बघेल को, किसी हेमंत सोरेन को या किसी और बड़े विपक्ष के नेता को अगर आप जेल भेजेंगे, संजय मिश्रा उनको जेल भेजेंगे, इसका असर उल्टा होगा। और ये बात कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह भी समझ रहे हैं। इसलिए उनके लिए कैलकुलेशन, उनके लिए जोड़ घटाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वक्त आपका अब नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और हम वो मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं, हम वो इश्यूज़, वो सवाल डिस्कस करना चाह रहे हैं जो इस चुनावी साल में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं टाइगर के पास। सबसे पहला सवाल कि ये जो 3 फैसले हैं, एक फैसला संजय मिश्रा को, आका के अलादीन को करना है, एक फैसला मोदी जी को करना है चुनाव का, और एक फैसला राहुल गांधी को लेना है, टीम राहुल गांधी को लेना है इंडिया के साथ मिलके। वो 11 लोग चुनने हैं और इलेक्शन स्टार्ट करना है। सारी पार्टियां एक मंच पर चुनाव की तैयारी करने जा रही हैं, रैलियां करने जा रही हैं देश भर में, जहां मोदी और मोदी सरकार के परखच्चे उड़ाने की तैयारी है। आपको क्या लगता है कि ये 15 दिन, ये 15 डेज 2024 का पूरा खाका खींचने जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार होने जा रहा है, डिसाइडिंग है 15 दिन? देखिए दीपक जी, आज से 11 तारीख तक ये तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि G20 की समिट है, बाहर से लोग आएंगे। सरकार कतई नहीं चाहती कि देश में ऐसा कुछ बवाल हो जिससे देश की इमेज या मोदी जी की इमेज खराब हो। तो सब गुड़ी गुड़ी दिखाने के चक्कर में 11 तारीख तक तो शांति बनी रखेगी। लेकिन शांति के मायने ये नहीं ईडी में पेपर वर्क नहीं हो रहा होगा, तैयारियां नहीं हो रही होगी। 11 तारीख को जब आखिरी वीआईपी यहाँ से भारत भूमि छोड़ेगा, उसके बाद मोदी जी और उनकी टीम 11 से 15 के बीच में आपको एकाएक बड़ा तूफान उठता हुआ देश में दिखेगा। बीजेपी फिर से गियरअप होगी, मतलब गियरअप तो है ही, फिर उनको ये तय करना है 15 तारीख के पहले कि लोकसभा के चुनाव समय पे करने हैं या 5 राज्यों के साथ करने हैं जी। फिर इंडिया गठबंधन जो है, इनका एक अहम है कि इनको भी 15 तारीख तक, क्योंकि आज जो मीटिंग 1 तारीख को जो मीटिंग होगी, 31 को बॉम्बे में जो मीटिंग हो रही है, मुंबई, हाँ, उनकी बाकी तय करनी होंगी चीजें।
तो वो भी देख रहे हैं G20 के बाद बीजेपी क्या करती है, वो भी जान रहे हैं, जैसा हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, वो भी तैयारी में बैठे हैं कि उसके बाद तुरंत पत्ते फेंकेंगे। तीसरी बात संजय मिश्रा जी की कही। संजय मिश्रा जी के पास 15 तारीख तक की डेडलाइन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि इसके बाद एप्लीकेशन लेके मत आना, जो हो गया वो फाइनल हो गया। अब 15 तारीख के पहले उनको अपने रिजल्ट दिखाने हैं, ताकि जो CIO की पोस्ट है, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट, उसमें उनकी ये जगह बन जाए। तो अभी मुझे 11 से 15 के बीच में कई जगह एक चीज आपने इंपॉर्टेंट कही, एक चीज टाइगर रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आपने कहा कि भाई 11 तारीख तक, जब तक अमेरिका का प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट और तमाम ब्रिटेन से लेके फ्रांस, जर्मनी, सबके राष्ट्राध्यक्ष, पूरे दुनिया के नेता जब तक दिल्ली में है, तब तक ईडी कुछ नहीं करने जा रही, सीबीआई कुछ नहीं करनी चाह रही। क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस बीच भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, या फिर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, या फिर केजरीवाल पे कोई नया मुकदमा कर दिया, तो हड़कंप मचेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, बवाल मचेगा, सड़कों पर जाम होगा और बेइज्जती होगी भारत की। आपका ये कहना है कि 11 तारीख तक शांति है और 11 से 15 ही खेल होगा, आपको लगता है? क्या मैंने बोला शांति मतलब ये स्लीपिंग वॉल्केनो है, अंदर ही अंदर धड़क रहा है, और 11 तारीख के बाद एक विस्फोट होगा। स्लीपिंग वॉल्केनो। यस, आज ये जो इंडिया कर रहे हैं, इनको भी बता देंगे कि तुम्हारे में से कितने लोग जेल में जा रहे हैं। आज एक ट्वीट करके पोस्टर भी बीजेपी की तरफ से आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन, ये भारत लूटो गठबंधन, क्योंकि शायद आप सही कह रहे हैं, मेरी भी कहीं बात हो रही थी, शायद मोदी जी और अमित शाह ने ब्रीफ किया है अपने मंत्रियों को, प्रवक्ताओं को, कि भाई ये 7-8 दिन थोड़ा सा शांति रखिए, बहुत रिएक्ट मत करिए, चुप रहिए, क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा कुछ बोला तो हो सकता है कि बिना वजह एक इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाए, और आप कह सकते हैं कि जिस वक्त बाइडेन और शी जिनपिंग और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हो, तो मोदी जी कहीं अपमान ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो 11 से 15 की ये जो 4 रातें हैं, 11 की रात, 12 की रात, 13 की रात, 14 की रात, ये जो 4 कयामत की रातें हैं, इन कयामत की रातों में आपको क्या लग रहा है, कुछ बड़े विकेट गिराने जा रहे हैं संजय मिश्रा? बिल्कुल, और ये जो शांति है, ये ऑलरेडी नूह की जो अंतिम सोमवार था, कल परसों का जी, और जब उन्होंने वो ब्रिज यात्रा निकालने का प्रयास किया, तो बाकायदा G20 के नाम से उनको रोका गया। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और VHP के और तमाम लोगों को वार्निंग देके, बिल्कुल ये जो बाकी संत वंत आ गए थे, वो सबको बिठा दिया था बॉर्डर पे, धरने पे बैठो, कुछ भी करो, सिर्फ इसलिए था कि वो यदि नूह में फिर दंगे भड़कते हैं और 1 सप्ताह तक चलते हैं, तो ये G20 तक आएंगे। तो ये मीटर डाउन हो गया 1 सप्ताह पहले से। तो देखिए, आप पूरे 1 सप्ताह में देखिए, बीजेपी के किसी बड़े नेता को कोई बड़ा बयान नहीं है, मतलब जो मोदी जी के साथ है, जो विद्रोही करने वाले तो बोल रहे हैं राजस्थान में जी, लेकिन कोई बड़ा बयान कहीं से नहीं आ रहा है। जब चुपचाप शांति बनाए रखे हैं, खबरों का अकाल है, जो कुछ भी है इंडिया में गठबंधन है। एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा, चलिए संक्षेप में जानना चाह रहा हूं, संजय मिश्रा पे आपने बता दिया कि भाई संजय मिश्रा को अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, और ईडी का चीफ अपनी वफादारी दिखाने के लिए ये मोदी जी के लिए कुछ भी करेगा, किसी को भी जेल भेज सकता है। चलिए वो 11 से 15 हम देखेंगे, चाहे कोई भी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि चाहे कांग्रेस का नेता जेल जाए या किसी पार्टी का या बीजेपी का, हम और टाइगर को उससे कोई मतलब नहीं, हम किसी के पेरोल पे नहीं, हम सच दिखाने का काम करते हैं, जो सच्चाई है, जो गोदी मीडिया आपसे छुपाती है, हम वो काम करते हैं। और हम दोनों की कोशिश रहती है कि जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर है, उसके साथ हम ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ सवाल उठाएं, जो सच्चाई है वो बोलें। टाइगर, एक चीज, संजय मिश्रा पर मैं नहीं जा रहा हूं, संजय मिश्रा को जिसको जेल भेजना भेजे, उनको करना है। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी इतना क्यों डरे हुए हैं कि वो इलेक्शन मई में होना है, गर्मियों में होना है, अगली गर्मियों में होना है, और वो सर्दियों में कराना चाह रहे हैं, दिसंबर में कराना चाह रहे हैं। आज उड़ीसा की टीम पहुंची, उड़ीसा में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि साहब वहां भी इलेक्शन का प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा का चुनाव लोकसभा के साथ होता है। और भी कई नेताओं के बयान आ गए, मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हो रही थी, वहां पर एक सोर्स कह रहा था कि साहब जितनी ईवीएम है उन सबकी मरम्मत हो रही है।
सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया कि आप जितनी इलेक्टोरल वोटर लिस्ट वगैरह सब जल्दी फाइनल करिए। तो काम तो हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी को ये फितूर क्यों मतलब सवार हो गया, ये क्यों एक उनके दिमाग में बात आ गई कि भाई इलेक्शन जल्दी करा लो, ऐसा डर किया, देखिए, ऐसी घबराहट किया? दो कंडीशन, मतलब एक कंडीशन में लोग जल्दी चुनाव करते हैं। मैं कभी अभी किसी जगह डिस्कशन में था और बहुत बढ़िया एक सीनियर पत्रकार ने इस बात पर रखा। जब सरकार को लगता है कि ये सही टाइम है, हमारे पक्ष में लोग हैं, मतदाता हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे पक्ष में है, और अब इसको कैश करने के लिए प्रीपोल करवा लो, पहले ही चुनाव करवा लो और उस लहर पे चले जाओ। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। मामला उल्टा यह है कि हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक के बाद गवर्नमेंट थोड़ी शेकी हो गई। आने वाले 5 चुनाव में खुदा न खास्ता पांचों जगह बीजेपी हारती है, मतलब एक जगह बीजेपी है नहीं, एक जगह बीजेपी मिजोरम में कोई, उसको छोड़ दीजिए आप, फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जबरदस्त तेज है, और राजस्थान में कट टू कट में फिर कांग्रेस आगे दिखाई देती है, क्योंकि जिस हिसाब से लोकल क्षेत्र का आपने बेइज्जती करी है जी, विद्रोह बहुत भयानक है। ऐसे में ये 5 राज्य यदि हाथ में जाते हैं तो 8 चुनाव लगातार हारने का ठिकरा मोदी जी के सर पे होगा, क्योंकि हर जगह मोदी जी का चेहरा चलाया गया, हर जगह मोदी जी ही फ्रंट पे फुट पे खेल रहे थे, ओपनिंग बैट्समैन वही थे और वो आखिरी बैट्समैन भी वही थे। तो ऐसे में फिर 2024 के चुनाव पे जब 8 हार का ठिकरा सर पे लेके जब जाओगे तो 2024 का परसेप्शन मोदी है तो मुमकिन है कैसा चलेगा, ये युग पुरुष वाला परसेप्शन कैसा चलेगा। फिर दूसरी एक बात होती है कि लोग ये कहते हैं कि इन 5 राज्यों में यदि हार भी गई बीजेपी तो भी लोकसभा जीत जाएगी, और 2019 का रेफरेंस देते हैं। देखिए 2019 के और 2024 में स्थितियां एकदम विपरीत हुई। 2019 में आपने चुनाव, ये जो पुलवामा हुआ था और एयर स्ट्राइक हुआ था, इस जी हाँ, राष्ट्रवाद बालाकोट के स्ट्राइक। तड़के पे रहा था। दूसरी बात, इन तीनों राज्यों में की बात करें, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की। अब तीनों राज्यों में क्या था, छत्तीसगढ़ में क्लियर स्वीप होने के बाद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री 1 महीने तक नहीं बना पा रही थी, इतनी लड़ाई थी आपस में। मध्य प्रदेश में सरकार तो बन गई थी, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी के पास ज्यादा था, और वहां पे भी अंदरूनी झगड़े बहुत थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ बनने के बाद सिविया खामा जिस हिसाब से जी, हाशिए पे ढकले जा रहे थे, और राजस्थान में तो यह हालत थी कि अशोक गहलोत को डिक्लेयर करने के बाद सचिन के जी, लोगों ने वहां लड़ चलाए, झगड़े किए। तो कांग्रेस वहां डिवाइडेड थी, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हुए और राष्ट्रवाद का तड़का लगा तो 3 राज्यों में 3 सीटें कांग्रेस के पास, बाकी सब बीजेपी ले गई। जी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार विपरीत है। तो आपको क्या कल लगता है कि पुलवामा जैसा मतलब, कोई काम भी हो गया तो लोग विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि पुलवामा होने दिया गया या करवाया गया, ये प्रश्न चिन्ह पड़ा हुआ है। तो आप ये दूसरी कह रहे बात, हैं कि कांग्रेस आप भयानक रूप से यूनाइटेड है, और जो कांग्रेस का बिखराव 2019 में दिख रहा था, वो बिखराव अब बीजेपी में दिखाई देता है। क्या मोदी को ये भी लगता है कि पार्टी में धीरे धीरे एक बगावत शुरू हो गई है? चाहे वो गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि मुझे कोई बता रहा था कि भाई आरएसएस जो है, मोहन भागवत और दत्तात्रेय हॉसबोले जो 1 और 2 हैं, दत्तात्रेय हॉसबोले जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सरसंघचालक जो जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, इन दो भी अभी मथुरा में इनकी मुलाकात हुई थी, मीटिंग थी मथुरा में 3 दिन की यूपी में, और ऐसे वहां से संकेत आ रहे हैं कि आरएसएस भी थोड़ा सा सशंकित है। उसको लग रहा है कि पता नहीं ये जो घोड़ा अब की रथ पे है, पता नहीं रथ को खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा, दलदल बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि क्या मोहन भागवत, दत्तात्रेय हॉसबोले, क्या आरएसएस में भी घबराहट है, नर्वसनेस है देखिए आरएसएस में? देखिए आरएसएस ने एक बात बड़ी क्लियर कट की है कि आने वाले चुनाव में वो मोदी जी को समर्थन देंगे, ऐसा एक कैडर को उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन उनकी चिंता यह है कि कैडर भी क्या कर पाएगा, जो वर्कर है वो नाराज है। मोदी जी ने इतना रायता फैला के रखा है कि वो संघ वाले भी अभी समेट नहीं पा रहे हैं। संघ को चाहिए, संघ चाहते हैं कि चलो अपना 1.25 साल है तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी रहे, लेकिन क्या जनता चाहती है क्या? संघ के चाहने और जनता के चाहने में इतनी बड़ी खाई है
इससे ज्यादा संघ बहुत चिंतित है। संघ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि मोदी जी किसी को सुनने के तैयार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी में इतना डिफरेंस है कि मोदी जी, अमित शाह के डिसीजंस लेते जो मोदी जी को पता भी नहीं पड़ते। इस वजह से जो ये हर राज्य में, अच्छा दूसरी बात क्या होता है, मैं ये मानता ही नहीं कि विद्रोह नहीं होता। हर पार्टी में लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी एक विचारधारा होती है, उनकी अपनी एक ताकत होती है, उनकी अपनी एक आवाज होती है। लेकिन जी जब केंद्र में नेतृत्व बेहद मजबूत हो तो एक डर के मारे वो आवाजें उठती नहीं। जैसा ही केंद्र में नेतृत्व कमजोर पड़ते दिखाई देता है या उसकी आभा कमजोर होती हुई दिखाई देती है, तो क्षेत्रीय क्षेत्रफों के जो जी अरमान है वो जागने शुरू हो जाते हैं, जी फिर वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। यही जी। कारण है कि जो मेघवाल साहब है वो अर्जुन मेघवाल के बारे में इतना कुछ बोल हमें गए, लगता है कि इसलिए टाइगर खड़गरे में कांग्रेस करते के हैं। जो छोटे लेकिन मोटे मैं नेता गारंटी हैं, के साथ करता हूं कि कांग्रेस के व्यक्तिगत जो नेता, छोटे नेता हैं, टाइगर अरे कांग्रेस के जो छोटे नेता जो हैं, उनको राहुल गांधी से सीखना चाहिए। आज मैं एक वो देख रहा था, एक वीडियो क्लिप देख रहा था कि बोतल का ढक्कन खोल नहीं रहा था, खड़गे साहब, उम्र है 80 साल की, वो खोल नहीं पा रहे थे। राहुल गांधी ने उनसे पानी की बोतल ली, उसका ढक्कन खोला, ग्लास उठाया, पानी डाला और फिर खड़गे को दिया। ये अगर बाकी मैसेज कांग्रेस के जो 30 मार खान नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी को नहीं बर्बाद किया, नहीं अगर ये लोग राहुल गांधी से ये सीख ले। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इतने हम सरकार को सवाल पूछते, लेकिन बीजेपी के किसी भी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया को फोन करें तो आधे घंटे बाद फोन कॉल बैक आता है, हाँ अशोक जी आपका फोन था। जी वो भले ही हमारी बात को बोले, कहे कि अशोक जी आप बहुत गलत बोलते हैं, आप जी अभी तक समझ ही नहीं पा रहे बीजेपी, लेकिन वो फोन बात करता है। आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पे बात करिए, छोड़िए जनरल सेक्रेटरी। ये जो स्पोक्स पर्सन घूमते रहते गोदी मीडिया में बेइज्जत होते हुए, इनसे फोन करो तो ये फोन उठाने को तैयार नहीं है। चाय से एरोगेंस कैटली है। गरम जो है वो सिर्फ कांग्रेस में दिखाई देती है, कहीं नहीं है, तो ये एरोगेंस है। यदि ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आ गए ना, तो ये आपको अकबर रोड के सामने घूमने नहीं देंगे। हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, ये नीतीश और ममता से बात नहीं करेंगे ये लोग। मैं बता रहा हूं आपको, इनको जी नहीं, कांग्रेस जो में बोल देखिए रहे थे बीमारी आप, तो है राहुल गांधी को सीखना होगा। राहुल गांधी से तो, राहुल गांधी के जो अपॉइंटमेंट देखते हैं, जो उनका बाकी सब काम देखते हैं, उनको सीखना पड़ेगा। गांधी परिवार कभी अरोगेंट रहा नहीं। सोनिया जी से सही लेके है। राजीव जी तक, मैंने तो राजीव जी से भी व्यक्तिगत बात की हुई है, वो भी कभी इतने अरोगेंट नहीं थे। मैंने सोनिया जी से भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है मेरी, वो भी इतनी कभी, मतलब इतनी हम्बल दिखते हैं लोग। लेकिन ये चाय से कैटली गरम जो है नीचे, जो उनके ऊपर पैरासाइट बने हैं तमाम लोग, वो इतने, आप जी वेणुगोपाल से लेके किसी को भी, कोई भी जनरल सेक्रेटरी ले लीजिए, दिमाग खराब हो गया इनका। स्पोक्स पर्सन ले लीजिए, अभी कभी सुरजेवाला सीडब्ल्यूसी का में जिन दिमाग लोगों खराब में हुआ से, करता था। अभी सीडब्ल्यूसी में जो लोग आए हैं, वो इतने, उनमें से कोई इतने छिछोरे हैं कि वो गांव के ग्राम पंचायत के भी औकात नहीं है। लेकिन आप उनके सामने जाओ तो वो, उनको लगता है कि वो देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी का जो एटीट्यूड नहीं उसका है। तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने अरोगेंट को लेकिन कंट्रोल करना होगा। मैं यहाँ पर एक चीज और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे मेरी समाजवादी नेताओं से बात होती, जैसे आप अगर जेडीयू के नेता से बात करें, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करें, आप बसपा के, वो बहुत विनम्र है, उनमें विनम्रता है, समाजवादी पार्टी है, घुल मिल जाते हैं। किस ये कांग्रेस के साथ ही क्यों है कि कांग्रेस का जो तीसरे दर्जे का नेता है उसके दिमाग क्यों खराब है, उसको लगता है कि सत्ता वापस लौट रही है। बीजेपी के भी लोग हमें देखता हूं, उनके जो छोटे अधिकारी हैं वो इज्जत से बात करते हैं। कांग्रेस में कल्चर क्यों है कि गांधी फैमिली जितनी विनम्र है, इनके चमचे उतने ही ज्यादा बेरुखी पर उनके अंदर क्यों है? विनम्रता और क्या मेहनत से, राहुल गांधी को इसको ठीक करना चाहिए, इस समस्या को? विनम्रता मेहनत से आती है। जो आदमी फील्ड में काम करता है, जो जमीन से जुड़ा है, जिसकी जमीन में पकड़ है, वो किसी भी आदमी से बात करोगे तो आपको 3 बार अपने लेट, अभी इसी कांग्रेस में ऐसे कोई नेता भी है कि जिनको आप फोन करो तो रात को 3 बजे फोन करके बोलेंगे कि मैसेज करेंगे, इट वॉज टू लेट बट आई वॉन्ट यू कॉल्ड, आई नो। ये वो लोग हैं जिनकी आज बिल्कुल हाशिए पे है वो लोग, लेकिन वो जमीन से जुड़े हैं। ये जो पैराट्रूपर है ना, ये सीधा गणेश परिक्रमा करके अपने आप को कभी सीडब्ल्यूसी में, कभी इधर कभी उधर, कभी ऑब्जर्वर बन के जाते, कभी क्या बन के जाते। ये अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते, और इन इसकी वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जी तो राहुल गांधी जी चलिए, को सबसे पहले अरोगेंसी खत्म करनी होगी अपने पार्टी के अपनी नेताओं से। पार्टी, मतलब कन्हैया आपका को कहना है यदि आज कि कोई ये राहुल, पूछे, कन्हैया जी को ये पूछे कि आपको लेफ्ट और कांग्रेस में क्या फर्क पड़ता है, तो वो आग बबूला हो जाते हैं कि आपने लेफ्ट का नाम क्यों लिया। अरे लेफ्ट से आए, शर्म किस बात की भाई। आज समाजवादी आपको के जो लगता है लोग टाइगर, आए हैं आपने आज उनको बहुत पूछो बड़ी तो वो बात की, कहेंगे दिल कि से आप बात कही, और वाकई में आपका मैं कद्र करता हूं कि बहुत से लोग सोचते थे कि साहब आप कांग्रेस के पेरोल पे होंगे, फलाना होंगे, इस तरह की लोग बात अरे लेकिन नहीं यार टाइगर आप दीपक किसी भाई, के पेरोल पे नहीं, शेयर नहीं किसी के सवाल ही नहीं। पेरोल पे रहता है, शेयर अपने कलेजे और जिगर के पेरोल पे चलता है। और आपने आज ये बात साबित कर दी, और जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भरोसा होगा कि वाकई टाइगर एक बहुत ही न्यूट्रल आदमी है। और टाइगर की खासियत यह है कि जो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है उस पर टाइगर सवाल उठाते हैं, जो देश का सबसे ताकतवर आदमी है टाइगर उससे सवाल पूछते हैं। यही टाइगर की ताकत है। और टाइगर आज का जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी साहब देखें तो जो विनम्रता राहुल गांधी में है, जो दिखती है, जो उनके अंदर पूरे सादगी है, परिवार में, गांधी ऐसी परिवार में। सादगी, जी, अगर ये सादगी थोड़ा सा जो पार्टी के जो छोटे नेता हैं, जो इंटरफेस होते हैं पब्लिक के साथ, उनके अंदर भी आ जाए, वो भी थोड़ा मेहनत करने लग जाए राहुल गांधी की तरह, तो खेल पलट सकता है। टाइगर आप आए, आपने समय दिया, और जो मैं फिर से कहूंगा कि आने वाले 15 दिन दोस्तों बहुत क्रूशल है। 3 बड़े फैसले होने हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति की जो धारा है इन 15 दिनों में आपको बदलते हुए देखी, खासकर 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर जो टाइगर ने कहा। टाइगर, आपने समय निकाला, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आप राहुल गांधी की तरह आप भी विनम्र लगते हैं मुझे, अरे आप भी नहीं विनम्र हैं। और आप में मैंने कभी घमंड नहीं आप में देखा। और हैट्स ऑफ टू यू, इतनी ताकत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ आप बोलते हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर।